आप लोगों के लिए केमिस्ट्री का परमाणु संरचना चैप्टर्स के रिवीजन प्रैक्टिस सेट लेके आ गए हैं और इसमें सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। आपको इस क्वेश्चंस में इस वीडियो में आपको क्वेश्चंस के डिटेल बताया जाएगा और क्वेश्चंस के आंसर आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। परमाणु अभाज्य है। जो परमाणु होता है सबसे छोटा कण होता है। क्या होता है? सबसे छोटा कण होता है। अभाज्य कण बोला गया है परमाणु को, मतलब ऐसा छोटा कण है जिसको आप अपने आँखों से परमाणु नहीं दिखा सकता है और उसको न ही आप उसको तोड़ सकते हैं दूसरे फॉर्म में। तो इसको किसने बताया था सबसे पहले? तो डाल्टन ने बताया था। डाल्टन साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था परमाणु अभाज्य कण है। इसको किस निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था? आपको बताना था डाल्टन। पदार्थ का परमाणिक सिद्धांत सर्वप्रथम पदार्थ का परमाणिक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? डाल्टन ने ही दिया था। परमाणु संरचना मॉडल किसने विकसित किया था? परमाणु संरचना मॉडल किसने विकसित किया था? बोहर एंड रदरफोर्ड ने। दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने परमाणु की संरचना और मॉडल के बारे में बताया था। परमाणुीय नाभिक किसने खोजा था? परमाणुीय नाभिक किसने खोजा था? आपको ये बताना था। नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड। कौन थे? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने ही 12,000 कणों को एक सोने की पन्नी पर फेंके थे। उसमें से मुश्किल से 1-2 कण ही वापस आए थे उस पन्नी पे। 1%, बहुत कम नाजुक में। सारे कण जो फेंके गए थे इधर से, वो सारे कण आगे आपके इस पन्नी के पार हो गए थे, मतलब बहुत ना के बराबर। 12,000 कणों में से मुश्किल 1 कण ही वापस आया था। परमाणु के नाभिक का आकार कितना होता है? परमाणु के नाभिक का आकार कितने मीटर होता है? आपको ये बताना है। तो परमाणु के नाभिक का आकार जो होता है वह 10⁻⁻15 मीटर होता है। 10⁻⁻15 मीटर होता है। किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है? किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है? जो नाभिक होता है, जो परमाणु का नाभिक होता है, किसके कण के कारण हम उसके नाभिक के बारे में जानकारी ले सकते हैं? तो वो सिर्फ होते हैं अल्फा कण। क्या होते हैं? अल्फा कण। स्वर्णपत्र गोल्ड फल से किसके प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी? अल्फा कणों की प्रकीर्णन करके उन्होंने बताया था नाभिक की खोज के बारे में। अल्फा कणों का बौछार किया था उन्होंने। रदरफोर्ड ने अल्फा कणों के प्रयोग ने सर्वप्रथम दिखाया कि परमाणु में होता है। सर्वप्रथम बताया था कि परमाणु में क्या होता है। परमाणु में सीधे से क्या होता है? नाभिक होता है। परमाणु में नाभिक होता है। देखिएगा, एक परमाणु होता है, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, फिर न्यूट्रॉन होता है। उसी नाभिक को ही बोला जाता है न्यूट्रॉन। लेकिन जो अल्फा कण रदरफोर्ड थे उन्होंने बताया था कि परमाणु के अंदर क्या होता है? नाभिक होता है। ठीक है। अब इसके बाद आता है रदरफोर्ड के पतले स्वर्ण पर अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग निम्नलिखित में से किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है? किस चीज़ की खोज के लिए जो अल्फा कण स्वर्ण पन्नी के या पन्नी पर जो फेंका गया था वो किसके लिए उत्तरदायी है? तो आपको बताना है परमाणु के नाभिक के लिए। किसके लिए उत्तरदायी माना गया? परमाणु के नाभिक के लिए। रदरफोर्ड के प्रकीर्णन प्रशिक्षण ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया था? मौजूदगी मतलब किसके कंडीशन को उन्होंने बताया था रदरफोर्ड ने? तो रदरफोर्ड ने किसके कंडीशन को बताया था? परमाणु के न्यूक्लियस, परमाणु के जो नाभिक होते हैं उनके बारे में बताया था उन्होंने। ये एसएससी की एग्जाम से पूछा गया था 2013 क्वेश्चंस में। अब इसके बाद आता है किस पतली स्वर्ण पन्नी से अल्फा कणों का प्रकीर्णन किसकी उपस्थिति का संकेत करता है? किसी पतली स्वर्ण पन्नी से अल्फा कणों का प्रकीर्णन किसकी उपस्थिति का संकेत करता है? आपको बताना है किसकी उपस्थिति का संकेत करता है। परमाणु के केंद्र पर धनावेशित नाभिक, जैसे ये हो गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इसका नाभिक हो गया।
बोला जाता है इलेक्ट्रॉन। या इलेक्ट्रॉन के कक्षकों में माइनस चार्ज होता है और प्रोटॉन के कक्षकों में प्लस चार्ज होता है। और नाभिक भी क्या होता है, उदासीन बोला गया है, अर्थात वह परमाणु के केंद्र जो होता है धन आवेशित नाभिक बोला गया है, धन आवेशित बोला गया है। ठीक है। फिर इसके बाद आता है नाभिक की खोज के लिए रदरफोर्ड ने जब धातु के पतले पात्र पर हल्का कणों की बौछार की तो क्या हुआ। नाभिक के खोज के लिए रदरफोर्ड ने जब धातु के पतले पत्र पर हल्का कणों की बौछार की तो अधिकांश अल्फा कण पन्नी के पार चले गए थे। अधिकांश अल्फा कण धातु के पन्नी को बिना विक्षेपण के पार करके चले गए थे। ये फर्स्ट होगा। नाभिक के धनावेशित होने की खोज की थी। किसने बताया था कि नाभिक जो होता है वो धन आवेशित होता है, वो बताए थे रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने ही बताया था कि जो नाभिक होता है वो धन आवेशित होता है। क्या होता है, धन आवेशित होता है। फिर इसके बाद आता है एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन कौन से हैं। ये क्वेश्चंस बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। ये हर एक कंपटीशन में पूछा जाता है, इसमें सीक्वेंस बताना रहता है आपको। तो प्रोटॉन होता है, फिर न्यूट्रॉन होता है, फिर उसके आयंस होते हैं। इस क्वेश्चन के ऑप्शन होते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड आयंस उसके। इसके बाद आपके आते हैं, सॉरी गलत हो गया इसका, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होता है। इसका आंसर जो होगा वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। देखिएगा ये हो गया आपका परमाणु। परमाणु में आपके 3 कण होते हैं, ये है, ठीक है। ये जो होता है ये वाला जो होता है उसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन, इसको बोला जाता है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। और ये सेंटर वाले इसको बोला जाता है न्यूट्रॉन। क्या होता है, न्यूट्रॉन, जिस पे कोई चार्ज नहीं होता है। नाभिक में प्लस चार्ज बोला जाता है। और प्रोटॉन इसके अंदर वाला सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन होता है जिस पे माइनस चार्ज होता है। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं। परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं आपको ये बताना था। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, सिर्फ 2 ही कण होते हैं, एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही कण होते हैं। इलेक्ट्रॉन तो सबसे बाहरी कक्ष में होता है परमाणु के। तो याद रखिएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही नाभिक के सेंटर का कक्ष होता है। परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में स्थित होते हैं। परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में स्थित होते हैं। समान संख्या में स्थित होते हैं कौन से कण, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने प्रोटॉन होते हैं, मतलब दोनों की कण की संख्या जो होती है वो आपस में इक्वल होती है। फिर इसके बाद आता है निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है। निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है, आपको बताना था। इसमें कण कौन सा अस्थायी है तो वो है न्यूट्रॉन, बाकी दोनों स्थायी होते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है। एक आवेश रहित कण है आपको बताना था। तो ये सिर्फ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या है, एक आवेशित कण है। निम्नलिखित में से कौन एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है। परमाणु क्रमांक, जो परमाणु क्रमांक होता है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा सीक्वेंस है जो कि उसको सही दर्शाता है, आपको ये बताना था इसका आंसर। तो होता है प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, इसके नंबर्स आपको बताने हैं। फिर आता है वर्ष 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉम्सन ने किया था। किसने किया था, जे थॉम्सन ने। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था, मिलिकन ने। किसने किया, मिलिकन ने। इसके बाद आता है आपका निम्नलिखित में से वह कण कौन सा है जो ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है। ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ही एक ऐसा कण होता है जो कि परमाणु के सबसे बाहरी कक्ष में होता है और होता है माइनस के चार्ज पे। किस चार्ज में होता है, माइनस के चार्ज में होता है। अब इसके बाद आता है आपका
इलेक्ट्रॉन तरंग, इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी? तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? आपको बताना है इलेक्ट्रॉन की। तो खोज किसने की थी? सबसे पहले डी ब्रोगली, डी ब्रोगली ने किया था। E=mc², ये होता है। और ये आइंस्टीन का इक्वेशन होता है, डी ब्रोगली का भी समीकरण होता है। इस एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होते हैं आपको ये बताना था। तो -1.6 × 10⁻19 कूलम। निम्नलिखित में से कणों में कणीय तरंग के द्विप्रकृति पाई जाती है। तरंग के द्विप्रकृति पाई जाती है वो इलेक्ट्रॉन के। फिर आता है किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा क्या होती है? कुल ऊर्जा क्या होती है आपको ये बताना है। तो सदा धनात्मक होती है। क्या होती है? सदा धनात्मक होती है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? आपको बताना है किसकी? प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। प्रोटॉन पर आवेश डॉट डॉट पर आवेश के बराबर होता है। प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो किस आवेश के बराबर होता है? तो वो अल्फा आवेश, अल्फा कण आवेश के इक्वल होता है। धन आवेशित परमाणु रेड आयन में प्रोटॉनों की संख्या क्या है? धन आवेशित परमाणु रेड आयन में प्रोटॉनों की संख्या क्या है? आपको ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम होता है। न्यूट्रॉन का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? चैडविक। कौन बताया थे? चैडविक साइंटिस्ट थे। उन्होंने ये बताया था न्यूट्रॉन की पता लगाने का, न्यूट्रॉन के बारे में बताया था। 1865 ईस्वी शायद याद है। निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? निम्नलिखित में से किस के परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता? ऐसा कौन सा परमाणु है जिसके अंदर नाभिक ही नहीं होता? ये बहुत मोस्ट फैक्ट क्वेश्चन है। वो है आपका लिथियम। कौन सा है? लिथियम। इसके बाद आता है पॉजिट्रॉन की खोज। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? मतलब पॉजिट्रॉन पॉजिटिव चार्ज की खोज किसने की थी? युक्वा। पॉजिट्रॉन किसका प्रकीर्णन है? प्रतिकण है। एंटी प्रैक्टिकल पार्टिकल है। आपको बताना था पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है, मतलब एंटी पार्टिकल है। तो वो है इलेक्ट्रॉन का। क्या है? इलेक्ट्रॉन का। फिर अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक भारतीय वैज्ञानिक जिनका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा है। एक भारतीय वैज्ञानिक जिनका नाम एक विशिष्ट मूल कण से जोड़ा गया हो वो होते हैं बोस आइंस्टीन। कौन है? बोस। किस न्यूक्लियर कण के कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता किंतु प्रचक्रण होता है? इसका आंसर बताना है आपको। तो सिर्फ न्यूट्रॉन का होता है। वह कण जो न्यूक्लियॉन के बाधे रखने का कार्य करता है, न्यूक्लियॉन के बाधे रखने का कार्य करता है, ऐसा कौन सा इलेक्ट्रॉन है? तो वो होता है मेसॉन। क्या होता है? मेसॉन। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉनों की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉनों की खोज, न्यूट्रॉन की खोज तो चैडविक ने की थी, लेकिन न्यूट्रॉनों की खोज पाउली ने किया था। अब इसके बाद आता है मेसाल। ये क्वेश्चंस बहुत मोस्ट हैं। मेसाल की खोज किसने की थी? ये किए थे आपको युक्वा। निम्नलिखित में से कौन एक परमाणु का भाग नहीं है? अब आपको बताना है 4 ऑप्शंस में से कौन सा परमाणु का भाग ही नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। फोटॉन इसमें से कौन सा भाग ऐसा नहीं है जो कि नहीं होता है? सिर्फ प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन होता है, देखिए ये होता है आपका, ये हो गया, ठीक है। सबसे बाहरी वाले कक्ष में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, और इसको बोला जाता है प्रोटॉन, इसको बोला जाता है प्रोटॉन, और इसका सेंटर वाले को बोला जाता है न्यूट्रॉन। क्या बोला जाता है? न्यूट्रॉन। या इसको बोला जाता है नाभिक भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नाभिक भी उसी को बोला जाता है। तो आपका सिर्फ ऑप्शन हो सकता है प्रोटॉन ही होगा। एमपीपीएससी 2015 में वेरी मस्ट क्वेश्चन है, एमपीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है।
द्रव्यमान संख्या किसका योग होता है? द्रव्यमान संख्या किसका योग होता है? द्रव्यमान जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या पर डिपेंड करता है, एसएससी 2015 में। इसके बाद आता है न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होता है। क्या होता है? सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होता है। किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को कहते हैं। परमाणु द्रव्यमान और परमाणु संख्या के अंतर को क्या कहते हैं? आपको यह बताना था, द्रव्यमान क्षति। किसी तत्व के परमाणु भार से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सर्वाधिक युक्त है? आपको इस कथन में से बताना है कौन सी सर्वाधिक कथन युक्त है आपको। तो द्रव्यमान संख्या के विपरीत एक तत्व का परमाणु भार भिन्न हो सकता है, ये सिर्फ होगा। अब इसके बाद आता है परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मापक या मानक बोल सकते हैं आप, कौन सा होता है? तो वो C12 होता है। कौन सा होता है? C12 होता है। किस तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं? किसी तत्व के जो रासायनिक गुण होते हैं वो किस पे निर्भर करते हैं? उसके परमाणु द्रव्यमान की संख्या पे, भार पे, या द्रव्यमान की संख्या पे, किस पे निर्भर करते हैं? आपको ये बताना था। तो वो निर्भर करते हैं आपके परमाणु संख्या पर। किस पे निर्भर करते हैं? उसके परमाणु संख्या पर। एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन के चारों ओर क्वांटम संख्या आपस में समान नहीं हो सकती। यह नियम निम्न में से किस वैज्ञानिक से संबंधित है? किस वैज्ञानिक से संबंधित है यह नियम? आपको बताना है। तो यह नियम किस वैज्ञानिक से संबंधित है? हुक से, पाउली से, फैराडे से, किसके संबंधित है? आपको सिर्फ इसका आंसर बताना था। तो वो पाउली के नियम से संबंधित है। किसके नियम से? पाउली। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है। ये यूपीएससी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। वो होता है चक्रण से। किसके होता है? चक्रण। किससे होता है? चक्रण से। क्वांटम संख्या जो किसी कक्ष में अंतरिक्ष में अधिविन्यास की दिशा विनिर्दिष्ट करता है, वह क्या कहलाता है? आपको बताना था। तो वो चुंबकीय क्वांटम संख्या कहलाता है। आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है? आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है? ये होता है आपका चुंबकीय क्वांटम संख्या से। जब 2 इलेक्ट्रॉन एक कक्षा में होते हैं तो उनमें से पाया जाता है, जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में हो तब उसमें से पाया जाता है विपरीत चक्रण पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक कि उसके लिए प्राप्त रिक्त कक्षक समाप्त न हो जाए। यह सिद्धांत कहलाता है हुक का नियम। जब तक इलेक्ट्रॉन युग्मित नहीं होंगे, जब तक कि उसके रिक्त स्थान कक्षक समाप्त न हो जाए, उसे बोला जाता है हुक का नियम या हुक का नियम। अब इसके बाद आता है अनिश्चितता का सिद्धांत प्रतिपादन किया था। अनिश्चितता का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था? आपको हाइजेनबर्ग भी बोल सकते हैं आप। इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कणों की स्थिति तथा वेग का युगपत निर्धारण नहीं किया जा सकता। यह कथन क्या है? यह कथन आपको बताना था। तो ये हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत होता है। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत होता है। किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके। किसी परमाणु का जो रासायनिक व्यवहार होता है वो किस पे डिपेंड करता है? तो न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है, तो उस समय ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। उस समय ऊर्जा का क्या होता है? उत्सर्जन होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न युग्मों में से कौन सा एक कण प्रति कण युग्म है? निम्नलिखित में से कौन सा कण एक कण प्रति कण युग्म है? आपको इसके आंसर्स बताने हैं। तो इलेक्ट्रॉन और
पॉजिट्रॉन। इसके बाद आता है किसी नाभिक का परमाणु क्रमांक Z है तथा उसकी द्रव्यमान संख्या m, तो नाभिक में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। किसी नाभिक का परमाणु क्रमांक Z तथा इनके द्रव्यमान संख्या m है, तो नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी ये बताना, ये कितनी होगी आपको, तो वो m to Z होगी, m to Z या -Z होगी, ऐसे ही बोल सकते हैं आप। परमाणु संख्या Z एवं द्रव्यमान संख्या A, तो एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, वो Z होती है। एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रम से 18 और 20 है, तो तत्व का द्रव्यमान क्या कहलाएगा आपको, 2। एक 20 है और एक 18 है, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 2, तो आंसर क्या होगा, 2। एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन, 9 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन है, तो उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी। जब उसकी द्रव्यमान संख्या पूछा गया है तो अब क्या करेंगे, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और इन सब का द्रव्यमान संख्या पूछा गया है, तो वो द्रव्यमान संख्या होगी 60 नहीं होगी, उसकी द्रव्यमान संख्या आपको 19 होगी। कितनी होगी, 19, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है, देखिएगा, क्योंकि ये -9 हो गया, +10 हो गया, +9 हो गया, +10 हो गया, ये हो गया, क्योंकि न्यूट्रॉन पे चार्ज जो होता है माइनस के फॉर्म होता है, प्लस के फॉर्म में, प्लस के फॉर्म में, ये हो गया। ये वैल्यू आपस में ये वैल्यू नेगलेक्ट हो जाएगी और इनको प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 19। ये मोस्ट क्वेश्चन है आपका। इसके बाद आता है एक तत्व के परमाणु में 19 प्रोटॉन तथा 20 न्यूट्रॉन है, तब उसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी। तब उसकी द्रव्यमान संख्या 39 होगी। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन 19 + 20 जोड़ दीजिए, कितना आएगा, 39, तो कितना होगा आंसर, 39। इसके बाद आपका 62 नंबर क्वेश्चन है, किस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, तो उस तत्व के द्रव्यमान संख्या कितनी होगी। उस तत्व के द्रव्यमान संख्या 4 होगी। 2 + 2 = 4, 2 + 2 = 4, ऐसे बोल सकते हैं आप। एक परमाणु के द्रव्यमान संख्या 23 और प्रोटॉन क्रमांक 11 है, तो परमाणु की संख्या प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी। प्रोटॉनों की संख्या पूछा गया है इसमें, तो प्रोटॉनों की संख्या 11 होगी। फिर इसके बाद आगे क्वेश्चन है आपका 64 नंबर्स। 88R226 के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या क्रमशः है। इसमें क्रमशः संख्याएं बतानी है आपको, तो क्या होगी क्रमशः संख्याएं, 138 और 88 होगा। क्या होगा, 138 और 88। कैसे होगा 138 और 88, ये Ra26 का है, Ra⁴26 और 88, तो ये 88 हो गया और ये Ra उसके पावर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो इतना आता है। कार्बन में परमाणु क्रमांक 6 और परमाणु भार 12 है, तो इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन उपस्थित होंगे, वो होंगे 6। इस टाइप से सारे क्वेश्चन अटेंड हो जाते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में बहुत सारे आगे होंगे, और आगे होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।